कि मुझे जो पर्सनली जो सबसे बड़ा मुश्किल जो चीज़ लगी थी ऐसे के लिहाज से, जिसकी वजह से वो सीएसएस में जैसे आपने बताया कि उसमें तीनों अटर्म में मेरा जो है, मैंने भी बताया था कि तीनों अटर्म में मेरा जो है वो ऐसे ही फ्लंक हुआ था। तो उसमें इशू होता था कि नर्वसनेस जो है हो जाती है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं काफ़ी। और ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ था, सीएसएस में एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी। तो क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं, नए नए एस्पिरेंट्स होते हैं, जब नई तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें सुनने को ये मिलता है कि ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो वो एक नया बच्चा जो है जब स्टार्ट करने लग जाता है, प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात है नहीं ये, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम जहन पे ले लेते हैं, दबाव ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, तो इस वजह से हमें जो एग्ज़ाम सेंटर में इसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था सीएसएस में। ऑन दी अदर हैंड पीसीएस में मैंने कभी कोई प्रेशर लिया ही कोई नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो है उसमें जो है मैंने अपने आप को मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर किया हुआ था। और बहुत जो ऐसे मैंने वहाँ पे किए थे दोनों अटेम्प्ट में अपने पीसीएस के, वो बहुत अच्छे तरीके से किए थे मैंने, और बिल्कुल फ्री ऑफ एनी टेंशन और कोई नर्वसनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और सुकून से मैंने पेपर वो किए थे। तो जब मैंने पेपर ही जब आप सुकून से देते हैं, जब एक पीस ऑफ माइंड आपका होता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, आप अच्छे तरीके से आपको आइडियाज़ आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है आपकी। अब पीसीएस 2020 में ऐसे में मेरे जो है वो 80 मार्क्स हैं। तो आई थिंक मतलब आई हैवंट क्रॉस चेकड इट, बट ये हाईएस्ट ही है, क्योंकि मेरे किसी बैचमेट, जितने भी मेरे दोस्त बैचमेट्स हैं, कोलीग्स हैं, तो उनमें उनसे पूछा तो उनके तो इतने नहीं थे। तो 80 मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा थे पीसीएस 2020 के ऐसे पेपर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एन ऑर्डर टू हैव अचीव्ड दीज मार्क्स। तो उसमें भी यही था कि पीस ऑफ माइंड था। और दूसरा देखिए, मेरा वो ऐसे था चाइल्ड मैरिज के ऊपर, तो उसके ऊपर कमांड थी मेरी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एक ऐसे मैंने लिखा था। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये कि उसको हर हिसाब से मैंने उसे टच किया था। मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे अगर क्राइम रिपोर्ट देखी जाए तो 46% 43% इंक्रीज़ हुए हैं चाइल्ड मैरिजेस। ये चीज़ मेरे जहन में थी, ये मैंने चीज़ पढ़ी भी हुई है। और वहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं जो बच्चों, जो लोगों को वैसे नेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे हाईलाइट ज़्यादातर नहीं होती, तो वो भी मुझे इवेंट्स पता थे। तो जो मैंने अपना ऐसे स्टार्ट किया था वो भी मैंने एनेक्डोट से स्टार्ट किया था। मैंने एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़की थी, वो बच्ची थी, उसकी जो है चाइल्ड मैरिज ही हुई थी, और कम उम्र में उसकी शादी हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली उसका जो इंतकाल हो गया था। तो उसी की कहानी मैंने स्टार्ट की थी अपने ऐसे में इंट्रोडक्शन में, उसकी कहानी स्टार्ट करके, और उसके बाद मैंने जब कहानी ख़त्म की तो वहाँ पे मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट दी, और उसके बाद फिर एक जनरल चीज़ें ली। वैसे ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी करते हैं कि एक फ़नल अप्रोच जो है वो लेके जाते हैं इंट्रोडक्शन में, कि जनरल से लेके वो अपनी जो है वो इंट्रोडक्शन जो एंड करते हैं वो थीसिस स्टेटमेंट पे करते हैं। ये भी अप्रोच ठीक है। ये अब जो है वहाँ पे आपको जहन में खुद होना चाहिए, जो एस्पिरेंट होता है उसको जहन में होना चाहिए कि किस तरीके से मैंने अपने टॉपिक को समझना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, किस तरीके से उसको लेके जाना है, और किस तरीके की अप्रोच मुझे वहाँ पे चाहिए होती है। तो मैंने भी वहाँ पे उस चीज़ को गेज किया, उसको वहीं पे बैठ के गेज किया, और वहाँ पे क्योंकि पीस ऑफ माइंड था जैसे मैंने आपको बताया, तो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी और मैं लिखता हुआ जा रहा था। उसके बाद ये होता है कि ऐसे को अपने जो है वो समझाना, एग्ज़ामिनर को समझाना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप ये समझें कि जो आप ऐसे लिख रहे हैं ना, वो अगर आप किसी टीनेजर को दें, वो टीनेजर अगर पढ़ ले और ये कहे कि ये मुझे बात ये ऐसे आपका समझ आ गया, तो आपका ऐसे पास है। अगर एक टीनेजर को आप ऐसे देते हैं और उसको समझ नहीं आ रही, तो उसका मतलब है कि आपका ऐसे पास नहीं है। इतना सिंपल और इतने अच्छे तरीके से और इतनी सिंपल वर्डिंग से लिखना होता है। हमारा एक ये भी एक गलत तासुर है कि जितनी वर्बोसिटी यूज़ की जाए, जितने जो है वो मुश्किल अल्फाज यूज़ किए जाएँ, उतना अच्छा है। ऐसे ये एक ऑब्सलीट मेथड है, ख़त्म हो चुका है। पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जितना सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिखा जाए, जितने अच्छे तरीके से लिखा जाए, जितना कॉम्प्रिहेंसिव, फिर से मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव होना बहुत ज़रूरी है। हर हिसाब से हर एंगल, हर उसके एंगल को टच करना चाहिए। अगर यही वाला चाइल्ड मैरिज वाला जो ऐसे मैं आपको बता रहा था, अगर मैं इसी को ही मैं अगर एक्सप्लेन करूँ,
तो इसमें भी मैंने चाइल्ड मैरिज को जो है वो एक्सप्लेन भी किया एक पैराग्राफ में, उसके बाद एक काउंटर पर्सपेक्टिव भी दिया, उसके बाद उसको फिर मैं जितने उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं, और रिकमेंडेशंस भी ऐसे बिल्कुल जनरल नहीं होनी चाहिए। रिकमेंडेशन आपको ये होना चाहिए कि रिकमेंडेशंस स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो लगे कि मतलब ये वायबल भी हैं और इसको जो है वो आप इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हो। और जहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है ना कि इसको कैसे करेंगे, अगर आपको कहते हैं कि हम ये पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अगर रिकमेंडेशन में लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं तो वो पॉलिसी कैसे आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे, वो चीज़ आपने लिखनी है। वो चीज़ आप लिखेंगे तो फिर आपका जो है वो पिन पॉइंट होकर रिकमेंडेशंस भी आएंगी और एक एग्जामिनर को भी अच्छी ये बात लगेगी। तो ऐसे में आपकी जो है क्लैरिटी होगी, आपकी कोहेरेंस होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी आपका ऐसे, और प्लेन इंग्लिश, इजी टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर सोर्सेज़ की वैसे बात की जाए वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जो आपने बात की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हम जो चीज़ें नहीं मिलती, किसी कंटेंट नहीं मिलता। एक एस्पिरेंट को अगर कंटेंट नहीं मिलता तो मतलब उसने तैयारी अच्छी नहीं की। ठीक है, आप अगर बुक्स पढ़ते हैं और आप अगर परपेचुअली और कंटिन्यूसली अगर आप जो है न्यूज़पेपर भी रोज़ पढ़ते हैं, डेली आपने रूटीन बनाई हुई है, तो आपके जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास हज़ारों एग्जांपल्स बैठी हुई होंगी, आपके पास हज़ारों ऐसे रेफरेंसेस होंगे, उनको वहाँ उस दिमाग से, उस अपने जहन से निकाल के आपको पेपर में डालना होता है। ये तब होता है जब आप जो है राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ें आपको खुल के आएंगी, क्योंकि आप पढ़ते हैं। एक एस्पिरेंट के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, मसला ये है कि उस नॉलेज को निकाल के आपने रखना होता है पेपर पे, और वो ज़रूर है। अच्छा, सोर्सेज़ की अगर बात की जाए तो सोर्सेज़ में न्यूज़पेपर्स हैं, आपकी मैगज़ीन्स हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन बहुत अच्छा है। बुक्स आप जो पढ़ते हैं, बुक्स के रेफरेंसेस देते हैं, आप कोटेशन देते हैं। देखें, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए आप जो है जो पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में 3 जो हैं वो उसके जो है वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली जो लाइन होती है वो होती है थीसिस स्टेटमेंट होती है, उस पैराग्राफ की थीसिस लाइन होती है आपकी, उसमें आप जो है ये बात लिखते हैं कि ये मेरा पॉइंट है। उसके बाद होती है बॉडी। अब बॉडी में जो आपने पॉइंट लिखा है उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है, और उसको जो है वो आपको आपने बताना होता है कि ये जो मैंने पॉइंट दिया है ये मैंने क्यों दिया है, इसको मैं किसी तरीके से वैलिडेट करना होता है। अब वैलिडेट आप कैसे करेंगे, वो सोर्सेज ऐसे ही करेंगे कोई, या फिर आप अल जज़ीरा आर्टिकल का कोई दे देंगे। अल जज़ीरा आर्टिकल में जैसे मरवान बिशारत है, वो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखता है, आप उसका रेफरेंस देंगे। आप डॉन का किसी का रेफरेंस दे देंगे, आप फॉरेन अफेयर्स की कोई रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, आप बुक का रेफरेंस देंगे, आप कोटेशन का रेफरेंस देंगे। और अगर ये चीज़ें आप ऐसी चीज़ें अगर जैसे हो कि आपको शायद ये चीज़ें ना मिलें, अगर कहीं से कम होता है, लेकिन कोई अगर ऐसा पॉइंट हो जिसमें ये चीज़ें ना मिलें, तो आप अपने तरीके से भी कुछ चीज़ ऐसे इसको स्पिन दे के ऐसे लिख सकते हैं कि वो चीज़ भी आपकी जस्टिफाई हो जाएगी, आपका पॉइंट जस्टिफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो लेके जाना है, और उसके बाद आपने एंड में जो है वो थीसिस स्टेटमेंट को, थीसिस जो आपकी लाइन है उसको रीआइट्रेट करना होता है। तो यही एक पैराग्राफ की यही 3 जो है वो उसके पार्ट्स होते हैं। ये आपके पार्ट्स अगर हर पैराग्राफ में आ गए, हर पॉइंट में आ गए, तो आपका ऐसे से लेके आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो बहुत अच्छे तरीके से आपका सॉल्व होगा।